मनोज कुमार, मनोज कह रहे हैं, आचार्य जी नमन, गुरु से कृपा मांगनी पड़ती है या अपने आप होती है? गुरु से कृपा मांगनी नहीं पड़ती, गुरु पर कृपा करनी पड़ती है। अब गुरुदेव लगे हुए हैं, आज के चौथे पांचवें घंटे में प्रवेश कर चुके हैं और वो हाथ जोड़कर कृपा की भीख मांग रहे हैं सब सुनने वालों से। थोड़ा तो समझ लो। गुरु से कृपा मांगोगे क्या? गुरु का तो काम है कृपा होती है। गुरु का तो समझ लो धंधा ही यही है। गुरु को तो समझ लो जैसे बंधन है। समझाने के लिए तुम्हें कह रहा हूं कि ऐसे जान लो कि गुरु तो अभिशप्त है, कि उसको तो बांटते ही रहना है। मजबूर हो गया है, वो कुछ और कर नहीं सकता। देने वाले ने उसको बांध दिया है किसी अभिमंत्रित धागे से कि अब तू यही करेगा। अब कृपा तुम्हें करनी है। एहसान करो, गुरु पर एहसान करो। थोड़ा तो सुन लो, थोड़ा तो ध्यान दे लो, कुछ तो समझ लो। जब तक जीवन में इतने कर्म चल रहे हैं तब तक उन कर्मों में एक और कर्म जोड़ देने से आपको मुक्ति नहीं मिल जाएगी। आपने कहा अपने खाली समय में बैठ जाता हूं, ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं इत्यादि। खाली समय से क्या तात्पर्य? यही तो कि जो काम धंधा करना है वो तो चल ही रहा है। जो काम धंधा है वो तो निर्बाध चलेगा। उसके बाद अगर कुछ समय मिल गया तो उसमें इंतजार करेंगे कि बोध उतरे। तो बड़ा आपने पार्ट टाइम बोध, ऐसे नहीं होता। ऐसे मनोरंजन होता है कि जब सब काम धंधा निपटा लिया तो आधे घंटे को टीवी देख लिया। ऐसे संग्राम नहीं होता। अध्यात्म मनोरंजन नहीं है, संग्राम है। तो जिन्होंने भी ये विधियां सुझाई हैं कि खाली समय में चुपचाप बैठ जाओ, प्रयास रहित हो जाओ, फिर बोध ऊपर से उतरेगा, वो वास्तव में आपको मनोरंजन दे रहे थे। और मनोरंजन देते हैं इसीलिए फिर वो प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। देखते नहीं हैं कि जितने हमारे लोग हैं जो मनोरंजन देते हैं, हंसाते हैं, वो कितने प्रसिद्ध हो जाते हैं। अध्यात्म का मतलब है जो कर रहे हो उसको गौर से देखो, ईमानदारी से देखो और पूछो कि क्यों कर रहा हूँ। मुझे जीवन में जो चाहिए क्या वो मिल रहा है मुझे अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधि से? और अगर नहीं मिल रहा तो रोज रोज वही क्यों करे जा रहा हूँ? तुम न कपड़े पहनने को पैदा हुए हो, न नोट गिनने को पैदा हुए हो, न पेड़ गिनने को पैदा हुए हो। ये सब काम तो यूं ही हैं रास्ते के। तुम इसलिए भी नहीं पैदा हुए हो कि रोज दाढ़ी बनाओ, कि स्नान करो, कि खाना खाओ। ये भी सब काम यूं ही हैं बीच के, रास्ते के।
रास्ते की मंजिल क्या है ये भूल क्यों जाते हो? जन्म का उद्देश्य क्या है ये भूल क्यों जाते हो? जन्म का उद्देश्य ये थोड़ी है कि बीज बो, फिर फसल आए, फिर फसल काटो, फिर बेचो। जन्म इसलिए थोड़ी हुआ था कि बढ़िया वाला स्वेटर पहनना है। जन्म इसलिए थोड़ी हुआ था कि अपने ही जैसे 5-7 और पैदा कर दें। जन्म इसलिए थोड़ी हुआ था कि तुम दुनिया की खबरों में बड़े पारंगत हो जाओ, या तुम खाना पकाने में महारत हासिल कर लो, या तुम बड़े धर्मशास्त्री बन जाओ, या खगोल शास्त्री बन जाओ, या कुछ भी बन जाओ। धर्म इसलिए थोड़ी हुआ था। जन्म किस लिए हुआ था? जन्म की हालत को याद कर लो तो समझ जाओगे जन्म किस लिए हुआ था। जन्म तो हुआ था मुक्ति के लिए। अब जाना है मुक्ति की और बीच में खाने लग गए मूंगफली। अब बड़ा स्वाद आ रहा है। बड़ा स्वाद आ रहा है। फिर एक गुरुजी मिले। गुरुजी ने कहा, अरे जब मूंगफली खाने से 10 मिनट की मोहलत मिल जाए तो ठेले के पीछे खड़े हो गया ना निष्प्रयास, बोध तुरंत उतर जाएगा। अब दिन भर तो मूंगफली चबाते हो और फिर जब पेट बिल्कुल फूलने लगता है, गैस टाइट हो जाती है, तो जाके ठेले के पीछे खड़े हो जाते हो कि बोध कब उतरेगा। गैस उतर जाएगी उतनी देर में, और क्या बोध कहां से उतरेगा। दिन किन चीजों में बीत रहा है इसके बारे में ईमानदारी से विचार क्यों नहीं करते? एक दिन और गया ना, कितनी बची जिंदगी? ये तो बता सकते हो कितनी बीत गई, ये बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि अभी कुछ ढंग के काम कर लो। यही अध्यात्म है क्या? कुछ ढंग के काम कर लो, कुछ तमीज के काम कर लो। कोई गुप्त विद्या नहीं है। यही है कि भैया मूंगफली के दानों से आगे भी जिंदगी है। कहां उलझे हुए हो? किन बातों में चित्त अटका हुआ है? आचार्य श्री चरण वंदन। जो काम आज सार्थक लगता है कल निरर्थक पता चलता है। सहजता, स्पॉन्टेनिटी से किए गए काम बाद में अशांत करने वाले और व्यर्थ से मालूम पड़ते हैं। क्या कोई ऐसा काम है जो कालांतर में बेवकूफ़ी भरा और व्यर्थ न लगे? जो आज सार्थक लगता हो उसे करते चले जाएं, बाद में वो निरर्थक या गलत मालूम पड़े तो प्रकाश डालिए। गुरुवर धन्यवाद। निकुंज, अभी तुम देखो क्या सोच रहे हो। अभी तुम सोच रहे हो भविष्य के बारे में कि आज जो काम करा वो भविष्य में कैसा पता चलेगा, और अभी बैठे भविष्य के बारे में सोच रहे हो, और भविष्य के बारे में ये सोच रहे हो कि जब मैं भविष्य में होऊंगा तो मुझे अतीत कैसा दिखाई पड़ेगा। तुम यही तो कह रहे हो ना। तुम कह रहे हो कि अभी तुम मान लो 30 साल के हो,
तो तुम्हारी चिंता ये है कि जब तुम 35 के हो जाओगे और मुड़ करके 30 की अवस्था के अपने कर्मों और निर्णयों को देखोगे तो तुम्हें कहीं ये न लगे कि 30 की उम्र में मैं जो कुछ कर रहा था वो सब बेवकूफ़ी थी। ये तो तुमने बड़ा अच्छा वृत्त रचा है अपने लिए। 30 की उम्र में तुम 35 की उम्र का ये विचार कर रहे हो कि 35 की उम्र में तुम 30 की उम्र के बारे में क्या सोचोगे। अब क्या करें तुम्हारा? मुझे तो ईर्ष्या उठती है। नवाबी ठाठ है, समय ही समय है, टाइम ट्रेवल चल रही है, 30 से 35, 35 से 30। अभी सोच रहे हैं 5 साल बाद क्या होगा, और सोच रहे हैं 5 साल बाद जब 5 साल पीछे मुड़ के देखेंगे तो कहीं हमें बुरा तो नहीं लगेगा। तो हमारे पास कुछ नहीं है ना करने को। अब मेरा काम यह है कि तुम खाली बैठ करके जितनी कहानियां बनाओ, मैं उनके जवाब में आधे आधे घंटे के उत्तर देते जाऊं। शाबाश बेटा। थोड़ा मेरी ओर देखो। तुम्हें लगता है मेरे पास कल के सत्र के बारे में भी सोचने का अवकाश है? ये एक के नीचे एक तुम्हारे इतने प्रश्न पड़े हुए हैं। तुम्हें लगता है कि जब मैं एक प्रश्न पढ़ रहा होता हूं तो उसके अगले प्रश्न की मुझे जरा भी फिक्र होती है? मैं ये भी फिक्र नहीं कर रहा कि चंद मिनटों बाद क्या होगा। तुम दशकों आगे कूद गए और कल ही मर जाओ तो? आचार्य जी, जैसे आज जो लग रहा है कि सार्थक है, आज मैंने कुछ लिखी कोई कविता और फिर मैं जब उसको 5-6 महीने बाद पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है क्या बेवकूफ़ी भरा लिखा है, लेकिन उस वक्त वो पूर्ण अवलोकन और सार्थकता से। बेटा 5-6 महीने बाद उस कविता को निरर्थक कह पाने की योग्यता तुम्हें उस कविता को लिखने के अनुभव ने ही दी है। कविता लिख कर ही तुम में वो बड़प्पन आ पाया, वो प्रगति आ पाई कि अब तुम उस कविता से ऊंचे हो गए, अब तुम उस कविता के पार चले गए, और जहां तुम पहुंच गए वहां से अब तुम कविता को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये कविता छोटी चीज है। ठीक वैसे जैसे कि कोई अगर 10वीं कक्षा में बैठ करके 4थी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को देखे तो उसे कैसा लगेगा कि कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। पर 4थी में तुमने जो पढ़ा, 3री में तुमने जो पढ़ा, 2री में तुमने जो पढ़ा, 5वीं में तुमने जो पढ़ा, उसी के कारण तो तुम 10वीं में पहुंचे हो पुत्र। अब तुम्हारी हालत यह है कि 4थी की किताब तुम्हारे सामने है और तुम कह रहे हो देखिए साहब अभी हम 4थी में हैं, और जब हम पहली की किताब को देखते हैं, कक्षा 1 की किताब को देखते हैं, तो किताब हमें बड़ी बचकानी लगती है। तो अब हम ये 4थी की किताब पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 8वीं में होंगे तो ये 4थी वाली किताब हमें बड़ी बेवकूफ़ी भरी लगेगी। जब 8वीं में पहुंच करके ये 4थी कक्षा की किताब बेवकूफ़ी भरी लगनी ही है, तो हम ये 4थी की किताब क्यों पढ़ें? ये तुम्हारा तर्क है। बेटा तुम 8वीं में कभी पहुंचोगे ही नहीं। तुम 4थी की किताब के साथ यही मजाक करते रह जाओ, तुम 5वीं में ही नहीं पहुंचोगे, 8वीं तो दूर की बात है। बात बस इतनी सी है, तुम्हें पढ़ना नहीं है, किताब में जी नहीं लगता तुम्हारा। तुम वो वाले विद्यार्थी हो जिसको बातें बनानी है।
जो चीज अभी तुम्हारे काम आती हो उसको पूरी तरह से समर्पित होकर के करो। जो अभी काम आता हो उसको पूरी तरह समर्पित होकर करो। ये मत विचारो कि अब कल क्या होगा और परसों क्या होगा। तुम्हारी समस्या अभी है या परसों है, तो अभी उसका निवारण करो। अभी की समस्या दूर होगी तब ना आगे कदम बढ़ा पाओगे और आगे और बड़ी चुनौतियां स्वीकार कर पाओगे। और अभी बैठे बैठे तुम आगे की चुनौतियों के बारे में क्या किस्से गढ़ रहे हो। चौथी के विद्यार्थी को 10वीं के विद्यार्थी की मनोदशा का कुछ भी पता है क्या? पर चौथी का विद्यार्थी कह रहा है जब मैं 10वीं में पहुंच जाऊंगा तब कहीं ऐसा ना सोचूं, कहीं वैसा ना सोचूं। 10वीं वाला चौथी वाले से सर्वथा भिन्न होगा, पर चौथे वाले को इतना अहंकार है कि उसे लगता है कि वो सब जानता है, आगा पीछा भूत भविष्य सब जानता है। वो चौथी में बैठे बैठे 10वीं की मनोदशा का अनुमान लगाए ले रहा है। तुम्हें कैसे पता 6 साल बाद तुम्हारी मनोदशा क्या होगी? अगर वास्तव में तुमने आध्यात्मिक प्रगति की है तो 6 साल बाद तुम बिल्कुल दूसरे इंसान बन चुके होगे। वो जो दूसरा इंसान होगा उसके बारे में अभी बैठ करके तुम क्यों अनुमान लगा रहे हो? वो दूसरा इंसान तुम्हारी कल्पना से आगे का है, उसके बारे में कल्पना करना ही व्यर्थ है। जो अभी ठीक है वो करो। परशुराम कह रहे हैं आचार्य जी मेरे मन में अब प्रश्न नहीं आते, फिर अपने को देखता हूँ तब पाता हूँ कि जीवन कभी कभी बहुत अच्छा जा रहा है और कभी कभी ठीक नहीं जा रहा होता है। ये तो जीवन के रंग ढंग हैं। अगर एक समान रहेगा तो समय का पहिया ही रुक जाएगा। जीवन में बदलाव होगा तभी तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ। अगर लगातार दिन ही रहा है तो दिन दिन नहीं कहलाएगा, रात चाहिए ना। तो ये बात तो बहुत महत्व की नहीं है कि कभी कुछ अच्छा होता है कभी कुछ बुरा होता है। महत्व की बात यह है कि ये जो अच्छा बुरा हो रहा है इसका आप पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। आपका इस अच्छाई बुराई से रिश्ता क्या है। इन सब घटनाक्रमों के मध्य आपकी स्थिति क्या है, ये विचारणीय प्रश्न है। और ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। अगर ये सवाल स्वतः नहीं उठ रहा मन में तो मैं सलाह दूंगा कि आप मन को प्रेरित करें ये सवाल पूछने के लिए। क्योंकि मन कई बार सुविधा से आसक्त भी हो जाता है और सत्य से भयभीत भी। सत्य से अगर भयभीत हो गया है मन तो भी सवाल नहीं पूछेगा, और सुविधा से आसक्त हो गया है तो भी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि जवाब असुविधाजनक हो सकता है। ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में सुबह से शाम तक जो घटित हो रहा है वो है क्या, उसका होना क्या आवश्यक है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आवश्यक हो वो इन सब घटनाओं के बीच मुझसे छूटता जा रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ें जो ज़िंदगी के हाशिए पर होनी चाहिए उन्होंने ज़िंदगी का केंद्र पकड़ लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें लगातार मन पर छाई रहती हैं और ज़िंदगी उसी छुटपन में बीत रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बड़ा है वो उपलब्ध होने के बाद भी, ज्ञात होने के बाद भी
उपेक्षित पड़ा है? ये सवाल जरूरी है। ये सवाल स्वास्थ्य की जांच पड़ताल है। एक जांच पड़ताल वो होती है जो कराई जाती है जब बीमार पड़ गए, लेकिन जो जरा सुधीजन होते हैं वो जांच पड़ताल तब कराते हैं जब वो बीमार नहीं है। तो एक प्रश्न तो वो है जो उठेगा जब दुख आ ही गया, लेकिन बुद्धिमान लोग प्रश्न तभी उठा देते हैं जब दुख नहीं है। जब दुख प्रतीत ना हो रहा हो तब भी अगर आप जरा जांच पड़ताल तहकीकात कर लें तो हो सकता है बहुत सारे दुख आए ही नहीं। तो जरा शांत बैठकर ईमानदारी से अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न जरूर पूछिए। इस बात का बहुत ख्याल मत रखिए कि जवाब अपने पक्ष में ही आए। ठीक वैसे जैसे आप शरीर की जांच करवाते वक्त कोई शर्त नहीं रखते, आप कहते हो तथ्य जो भी हो बता दो, बिल्कुल साफ साफ आंकड़ों में बता दो कि शरीर की हालत क्या है। उसी तरीके से जीवन की हालत क्या है, इसको ज़रा ईमानदारी से परखिए। हम जीते जाते हैं बिना ये पूछे अपने आप से कि हम कैसे जी रहे हैं। रोज ना सही तो 4 दिन में एक बार, 4 दिन में नहीं तो हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार चुपचाप ये सवाल अपने आप से पूछो जरूर, कैसे जी रहे हैं। इससे ज्यादा पवित्र प्रश्न दूसरा नहीं होता।